हेलो डियर एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल बोधिसत्व पीसीएस। एक राज की बात बताऊं, ये केमिस्ट्री इन डेली लाइफ इतना महत्वपूर्ण चैप्टर है क्लास 12 एनसीईआरटी। यहाँ से बीपीएससी अपने हर एक एग्ज़ाम में 5 से 6 प्रश्न जरूर पूछती है। हाल ही में हुआ एएओ का एग्ज़ाम जो है इसका प्रमाण है, जो अगले स्लाइड में जो है मैं यहाँ पे बताना चाहूँगा, आपको प्रमाण देने वाला हूँ कि एएओ इस एग्ज़ाम में जो है यहाँ से 6 प्रश्न पूछे गए थे, इस केवल एक सिंगल चैप्टर से। और जहाँ एक एक प्रश्न जो है कंपटीशन के एग्ज़ाम में महत्व रखता है, आप जो चैप्टर जहाँ से 5 से 6 प्रश्न बीपीएससी हमेशा पूछती है उस चैप्टर को छोड़ के तो नहीं जाना चाहोगे एग्जाम में, ठीक है। तो आपसे रिक्वेस्ट है, इफ़ यू आर सीरियस अबाउट 67 बीपीएससी प्री री एग्जामिनेशन, तो वॉच दिस वीडियो फ्रॉम बिगनिंग टू द लास्ट माय डियर फ्रेंड। इस पूरे चैप्टर को मैं 2 पार्ट्स में बांटा हूँ। आज के प्रथम पार्ट में हम पढ़ेंगे औषधि और उनका वर्गीकरण। इसमें देखें तो एएओ के एग्ज़ाम में जो है कि औषधि और इनके वर्गीकरण से 3 प्रश्न पूछे गए थे, और इसके दूसरे हिस्से में हम देखेंगे जो कल हम पढ़ेंगे उसमें भी 3 क्वेश्चन पूछे गए थे, जिसमें स्वीटनर्स, सोप और डिटर्जेंट से रिलेटेड क्वेश्चन थे माय डियर फ्रेंड। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन जरूर दबा देना ताकि कोई भी लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके। अब क्वेश्चन रिवीजन कर लेते हैं, या यूँ कहे कि प्रमाण देख लो आप कि रोगाणु रोधक और निसंक्रामक सूक्ष्म जीवों को या तो मार देते हैं और उनकी वृद्धि को रोक देते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। उसके बाद निम्नलिखित में से कौन सा दर्दनाशक है? हमेशा मेडिसिन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछता है। उसके बाद कोल्ड कंडीशंस में स्थिर, जिसे नॉन डिकम्पोजेबल बोलते हैं, रहने वाला आर्टिफिशियल स्वीटनर निम्न में से कौन है? तो ऐसे 3 क्वेश्चन जो है सीधे सीधे इसे पूछे गए थे केवल इस पार्ट से, ठीक है। तो चलिए हम देखते हैं पूरा चैप्टर की क्या क्वालिटी है और क्या क्या हमें जानने को मिलता है। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि मेडिसिन क्या है, जो हम डेली लाइफ में यदि हम बीमार पड़ते हैं, किसी भी प्रकार का वायरल और बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है तो हम ऑब्वियस खाते हैं मेडिसिन। तो मेडिसिन होता क्या है? देखिए, मेडिसिन वैसे सब्सटेंस को कह सकते हैं जो कम अणुभार वाले रासायनिक पदार्थ होते हैं, जो बृहद आणविक लक्ष्यों को, मतलब जो मैक्रो लेवल के मॉलिकुलर एम होते हैं ना, उनको उन लक्ष्यों से क्रिया करके जैव प्रतिक्रिया उत्पन्न करते हैं। और जब यह जैव प्रतिक्रिया चिकित्सीय और लाभदायक होती है तो इन रसायनों को औषधि कहते हैं। तो हमने देख लिया कि औषधि क्या होती है। औषधि वैसे केमिकल्स होती है जो कम अणुभार वाले रसायन होते हैं, लेकिन वो बृहद आणविक लक्ष्यों के साथ क्रिया करके जैव प्रतिक्रिया उत्पन्न करते हैं, और ये जैव प्रतिक्रिया चिकित्सीय रूप में यूज होती है, तो उसे हम मेडिसिन कहते हैं। तो अब इस मेडिसिन से रिलेटेड कभी पूछा नहीं है, इसके अप्लाइड साइंस को ज़्यादा पूछता है, ठीक है। बीपीएससी आजकल ट्रेंड बदल चुका है। साइंस में आप क्वेश्चन देखोगे, जो 67वीं बीपीएससी का पेपर कैंसिल हो गया, सारे क्वेश्चन 95% जो क्वेश्चन थे साइंस के सारे अप्लाइड थे, ठीक है। तो आप देख लो, यहाँ पे नोट में देख लो, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, प्रोटीन, न्यूक्लियक अम्ल आदि इसे बोलते हैं आणविक लक्ष्य, ठीक है। बृहद आणविक लक्ष्य वाले ये रसायन हैं। तो आपसे कोई पूछे, अगर क्वेश्चन दे दे कि बृहद आणविक लक्ष्य वाले रसायन कौन कौन से हैं, तो आपको पता होना चाहिए कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, प्रोटीन और न्यूक्लियक अम्ल। 1-2 बार इसको वीडियो को देख लेना, और पीडीएफ भी शेयर कर दूंगा, नीचे टेलीग्राम ग्रुप दिया हुआ है उसका लिंक, उस पर आप इसे देख लेना, ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा याद करने वाला चैप्टर है। अब औषधियों का यदि वर्गीकरण करें तो इसे मुख्यतः 2 पार्टों में हम बांटते हैं। पहले एंटासिड और एंटीहिस्टामाइंस। तो सबसे पहले देख लेते हैं एंटासिड का जो हिंदी होता है, इसे बोलते हैं प्रति अम्ल। तो मैं हमेशा आपसे बोलता हूँ कि कोई भी टॉपिक पढ़ो ना, तो उसको तोड़ के पढ़ने की कोशिश करो। प्रति अम्ल मतलब अम्ल के प्रति कैसा व्यवहार रहता है, मतलब एंटासिड मतलब एंटी एसिड, एंटी के अनुकूल नहीं है, ये प्रतिकूल है। एसिड के अनुकूल नहीं है, प्रतिकूल है, ठीक है। ये एंटी प्लस एसिड, इसको मिला के बना दिया है इन्होंने एंटासिड, ये शायद इसे ठीक है। तो वे पदार्थ, 1 मिनट ये भी चलेगा।
तो वे पदार्थ जो आमाशय की अम्लीय प्रवृत्ति को कम कर देते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? प्रति अम्ल। ऐसा होता है ना कि मान लो आप अपने चाचा यहाँ गए, मामा यहाँ गए, वहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा दुलार प्यार मिला, आपने खूब दबा के खा लिया कोका कोला, मतलब कुछ भी मटन चिकन जो भी, आप मांसाहारी हो, पनीर वनीर शाकाहारी हो, तो आपने खा लिया, ज़्यादा खा लिया, तो आपके आमाशय में क्या होगा, ये एसिडिक प्रॉपर्टी क्रिएट होती है और आपको खट्टे डकार आते हैं। और उन खट्टे डकार को सॉर्ट आउट करने के लिए, उनका इलाज करने के लिए जो चीज़ें आप खाते हो उसी को बोलते हैं माय डियर फ्रेंड एंटासिड, दैट मीन्स प्रति अम्ल। अब इसके उदाहरण कुछ देख लो। NaHCO3 इसको बोलते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट। ये क्या है? एंटासिड है। मैं हमेशा मीठा मीठा के इसको आपको मैं दिखा रहा हूँ। काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, एक एक चीज़ याद कर लेना, एक दो बार देख लेना वीडियो को, आपको सारी चीज़ें जो है समझ में आ जाएंगी, ठीक है। तो एंटासिड आपको समझ में आ गया। अब एंटासिड के उदाहरण, चूँकि BPSC जो है हमेशा अप्लाइड साइंस पूछता है, तो उदाहरण देखिए। NaHCO3 जिसे सोडियम बाइकार्बोनेट बोलते हैं, तो कोई आपसे पूछे कि क्या सोडियम बाइकार्बोनेट एंटासिड है, तो आप बोलोगे क्या? जी हाँ भैया, सोडियम बाइकार्बोनेट एंटासिड है। वहीं MgOH2 की बात करें, जिसे हम मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं, ये भी मतलब एंटासिड है। और AlOH3 अल्मुनियम हाइड्रोक्साइड, ये भी एंटासिड है। तो सोडियम बाइकार्बोनेट, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड क्या हैं? ये एंटासिड हैं माय डियर फ्रेंड। इस बात को आप समझ लेना। अब देखिए, इनके उपयोग से आमाशय की pH नियंत्रित यदि नहीं होती है तो इनके स्थान पर धातु हाइड्रोक्साइड का उपयोग किया जाता है, जैसे रेनिटिडीन और सीमेटिडीन। ये क्या हैं? ये हैं आपके धातु हाइड्रोक्साइड। तो मान लीजिए अब एक्सेस आपको क्रोनिक एसिडिटी है, तो क्रोनिक एसिडिटी में ये सारी चीज़ें जो है काम नहीं करेंगी, तो आपको मिलेगा धातु हाइड्रोक्साइड। आपको या तो रेनिटिडीन दिया जाएगा या सीमेटिडीन दिया जाएगा माय डियर फ्रेंड, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। अब बात करते हैं प्रतिहिस्टामिन की या प्रति एलर्जी की। आप देखते हो कि गर्मियों में आप वर्कआउट करते हो, अर्थात मेहनत करते हो, मतलब शहरों में रहते हो तो, या गांव में रहते हो तो वैसे फिजिकल मेहनत करते हो, खेतों में मम्मी पापा का सहायता करते हो किसी भी काम में, तो आपको क्या होता है? आपको बहुत ज़्यादा पसीना होता है। और पसीने होने के बाद यदि आप उसको सही समय पे सुखाए ना, साफ़ नहीं किए, तो आपको स्किन में क्या होती है? एलर्जी होती है, वहाँ पे खुजली होती है। और मैं एक बात बताऊँ, उसी खुजली को मिटाने के लिए, ये अप्लाइड साइंस में पढ़ा रहा हूँ, कोई आपको यहाँ पे केमिस्ट्री का विद्वता हासिल नहीं करना है। हाँ, ये जो नाम ओम है ये सब याद करने वाली चीज़ है बउआ, तो इसको याद कर लेना, क्योंकि क्वेश्चन यहीं से पूछा जाता है। तो हाँ, हम यहाँ थे कि जब आपको खुजली उजली होती है तो उस खुजली को मिटाने के लिए जो भी आप दवा यूज करते हो ना, उसी को बोलते हैं, यदि केमिस्ट्री में बोलें आपको डराने के लिए, तो प्रति हिस्टामिन या प्रति एलर्जी बोल सकते हैं, या ठेठ भाषा में कहें अपने गाँव देहात के भाषा में, तो इसे बोलते हैं खुजली मिटाने वाली दवा माय डियर फ्रेंड, ठीक है। काफ़ी हंसने वाली बात है रियली। केमिस्ट्री इसीलिए बच्चे तो डर जाते हैं कि इतना कठिन कठिन शब्द। और देखिए, यहाँ से डरने के साथ साथ इसीलिए बच्चों को ना अपने देशी लैंग्वेज में सरकार जो है, अब जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है 2020 की, सरकार का ये है कि वर्नाक्युलर जो भी लैंग्वेज है उसी लैंग्वेज में बच्चों को वहाँ के लोकल लैंग्वेज में वो देना, एजुकेशन देना, ताकि बच्चे जो है ज़्यादा सीख सकें। तो इसे स्टैंडर्ड लैंग्वेज में जो पढ़ लेते हैं, शरीर की त्वचा से हिस्टामिन नामक रासायनिक पदार्थ स्रावित होता है, जो धूल कण, परागकण, धूप आदि के प्रति संवेदी होता है, जिससे त्वचा पर दाग, धब्बे, जलन, खुजली, आँख आना, छींकना आदि प्रभाव उत्पन्न हो जाता है, और इसे क्या बोलते हैं? एलर्जी बोलते हैं, ठीक है। तो एलर्जी का कई सारा मतलब आपको कई सारे टारगेट सोर्स होते हैं, जैसे आपके आँख लाल हो जाते हैं, जैसे हम गांव में बोलते हैं कि इनकर आँखवें उठ गई बा, तो वो क्या है? वो एलर्जी वाला चीज़ है। छींक आना, आपको थोड़ा सा धूल नहीं मिला कि आप छींकना स्टार्ट कर दिए, खुजली, जलन, ये सब क्या होते हैं? एलर्जी चीज़ें होती हैं। और इसको सॉर्ट आउट करने के लिए, इसे मिटाने के लिए आप जो दवा खाते हो उसे बोलते हैं प्रति हिस्टामिन माय डियर फ्रेंड। ध्यान में रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्वेश्चन जरूर पूछेगा BPSC, तो आप इसे ध्यान में रखना। वे रसायन जो एलर्जी के प्रभाव को कम करने के लिए उन्हें देते हैं प्रति हिस्टामिन बोलते हैं। अब एग्जाम्पल देख लेते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। थोड़ा सा मिटा देते हैं, ये ज़्यादा मेसी हो गया। अब एग्जाम्पल देखो उदाहरण के तौर पे, ठीक है। ब्रोमफेनिरामिन क्या है? ये
आपका प्रतिहिस्टामिन है या प्रति एलर्जी है या एंटी हिस्टामिन्स बोल सकते हैं इसे, ठीक है। डायमेटेम क्या है, ये भी प्रति एलर्जी है। टरफेनेडिन क्या है, ये भी प्रति एलर्जी है। और सेल्डन क्या है, ये भी प्रति एलर्जी है। ध्यान में रखना, क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता है कि इनमें जो है, इनमें से कौन प्रति एलर्जी है या एंटी हिस्टामाइन है, तो आप इसको ध्यान में रखना। ये नाम जो है आपको याद करने की आवश्यकता है। तो आप ऐसा मत सोचो कि एक ही बार में बैठ के नाम याद कर लो। एक इससे जो है आप शॉर्ट नोट्स बना लेना कि प्रति हिस्टामिन ये है, एंटासिड ये है, और उसको डेली देखते रहना, आपको आसानी से याद हो जाएगा। अब देख लेते हैं इसका एक और क्लासिफिकेशन है, तंत्रिका सक्रिय औषधि, अर्थात नर्वस एक्टिव ड्रग और मेडिसिन इन, मतलब इसको बोलते हैं तंत्रिका सक्रिय औषधि क्या है। तो ये तंत्रिका तंत्र पर अपना प्रभाव डालती हैं और दो प्रकार की होती हैं। जो नर्वस सिस्टम को आपके ठीक करे उसी को बोलते हैं तंत्रिका सक्रिय औषधि। तो ये दो प्रकार के होते हैं। एक तो है इसमें ट्रांक्विलाइजर जिसे हम प्रशांतक औषधि बोलते हैं। ये केंद्रीय तंत्रिका तंत्र पर अपना प्रभाव डालती हैं। जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है ना, उस पर ये लोग अपना प्रभाव डालती हैं और ये मानसिक रोग के उपचार और निदान में काम आती हैं। ये अत्यधिक तनाव या अवसाद की स्थिति में भी काम आती है। तो ऐसा भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि अधिक तनाव या अवसाद की स्थिति में काम आने वाली औषधि क्या, उसको क्या बोलते हैं, ट्रांक्विलाइजर या प्रशांतक औषधि, ठीक है। अब इसके उदाहरण कौन कौन से हैं, इक्वेनिल, ल्यूमिनल, साइकोनल, प्रोबमैट, क्लोराडाइजेपॉक्साइड, बोरोनल, एमीटल, नेम्बुटल, बैलियम, सेरोटोनिन, इम्प्रोनाइजिक और फिनलजिन। काफ़ी इंपॉर्टेंट नाम है, आप इसे ध्यान में रखना माय डियर फ्रेंड। मैं कह रहा हूँ ना, थोड़ा सा आपको याद करने की आवश्यकता है। अभी काफ़ी एग्जाम में काफ़ी समय है, 20-22 दिन है, तो आराम से याद हो जाएगा माय डियर फ्रेंड, ठीक है। टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। अगला है पीड़ाहारी या एनाल्जेसिक औषधि। वे रसायन जो पीड़ा आपके शरीर में पेन हो, और मान लीजिए कि आप कहीं गिर गए, आपको कहीं चोट लग गई, या किसी से लड़ाई झगड़ा कर लिए, 1-2 लाठी आपको किसी ने मार दिया, तो उससे दर्द हो जाता है, या आपने किसी को मार दिया और फिर उसका दर्द भी मिटाना चाहते हो, तो आप उसे क्या दोगे, एनाल्जेसिक दोगे माय डियर फ्रेंड, ठीक है। जो दर्द को कम करता है, इसे पीड़ाहारी औषधि भी बोलते हैं, और ये अलग से 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है। देखिए, हमने पहले क्या देखा, पहले ये देखा कि जो नर्वस सिस्टम पे काम करता है 2 तरीके की होती हैं, प्रशांतक औषधि और एनाल्जेसिक। अब एनाल्जेसिक भी 2 प्रकार के होती है, जिसे अस्वायक या अनासक्त या नॉन एडिक्टिव भी बोलते हैं, ठीक है। ये सामान्य पीड़ाहारी औषधि भी कहलाती है, क्योंकि इनके सेवन से व्यक्ति आदी नहीं होता, और ये पीड़ाहारी के साथ साथ ज्वररोधी गुण भी दर्शाते हैं, अर्थात आपके पेन को भी कम करेंगे और फीवर को भी कम करेंगे, ठीक है। ये कौन कौन से हैं, जैसे नॉर्मल हम खाते हैं ना बुखारों में, एस्पिरिन और पैरासीटामोल, ठीक है। तो एस्पिरिन और पैरासीटामोल कैसी औषधि है, अस्वायक या अनासक्त या नॉन एडिक्टिव औषधि है, ध्यान में रखना। इससे रिलेटेड नोट है, इम्पॉर्टेंट है, एस्पिरिन दिल के रोगियों के लिए भी काम आती है, क्योंकि दिल का दौरा पड़ने से धमनियां फट जाती है, जिससे रक्त का थक्का बन जाता है तथा रक्त का संचार नहीं होता। यहाँ एस्पिरिन रक्त के थक्के को घोल देती है। तो इसी को क्वेश्चन बना के दे दे और एस्पिरिन आपको दे दे, तो यदि आपको पता नहीं होगा तो ऑब्वियस एस्पिरिन नहीं मारोगे, क्योंकि ये बहुत ही अनकॉमन सा है, क्योंकि एस्पिरिन जो है दिल के रोगियों के इलाज में भी काम आता है। अब देखिए, अब इसमें कोई मेडिसिन प्रैक्टिस करता हो तो उसके बारे में नहीं जानता हूँ मैं, वो तो कहेगा साहब मुझे पता है, आप कौन सी नई बात बता रहे हो, ठीक है। मैं इन जनरल कह रहा हूँ सामान्य लोगों के लिए। स्वापक या नारकोटिक औषधियाँ क्या होती हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना। इन्हें कठोर पीड़ाहारी औषधि भी कहती हैं। असहनीय दर्द होने पर इन्हें काम में लिया जाता है। इनके उपयोग से बचना चाहिए, क्योंकि ये मनुष्य निद्रा या संसाविहीनता आदि हो जाता है, और कुछ देशों में इनके उपयोग पर भी प्रतिबंध है। जैसे ये नशेड़ी के तौर पे, नशा के तौर पे यूज आता है कि ज़्यादा पेन हो, ज़्यादा असहनीय पेन हो तो पेन फील ही ना हो। जैसे मॉर्फिन, कोडीन और हाशिश, जिसे हेरोइन भी बोलते हैं। अब अपने देसी में बहुत चाचा काका ओका को आप लोगों ने देखा होगा, भांग पी के मस्त होते हैं, लेकिन भांग जो है ये नारकोटिक्स में नहीं आता, स्वापक में नहीं आता, ठीक है, ध्यान में रखना।
आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अगला है प्रतिजैविक औषधि, प्रतिरोधी या विसंक्रामी भी इसे बोलते हैं। प्रतिसूक्ष्म जैविक औषधि क्या है, जिसे माइक्रोबायोलॉजिकल ड्रग बोलते हैं। वे रसायन जो सूक्ष्म जीव जैसे कवक, जीवाणु, फफूंद आदि की वृद्धि रोक देते हैं, उन्हें नष्ट कर देते हैं, उन्हें प्रतिसूक्ष्म जैविक औषधि बोलते हैं। ठीक है, इन्हें 3 भागों में वर्गीकृत किया जाता है, एंटीबायोटिक, एंटीटॉक्सिक और डिसइंफेक्टेंट्स। विसंक्रामी, यहीं से क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है, या रोगाणुनाशी। तो आप इस चीज़ को ध्यान में रखना, ये चैप्टर अपने आप में काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है माय डियर फ्रेंड। ठीक है, अब एक एक करके इनका जो है डिटेल एनालिसिस कर लेते हैं। प्रतिजैविक औषधि या एंटीबायोटिक्स क्या है? वे रसायन जो सूक्ष्म जीव जैसे जीवाणु, कवक, फफूंद आदि से तैयार किए जाते हैं तथा दूसरे हानिकारक जीव जो मनुष्य के संक्रामक रोग उत्पन्न कर देते हैं, उनकी वृद्धि को रोक देते हैं, उन्हें प्रतिजैविक औषधि बोलते हैं। और का है इसमें उदाहरण, जैसे सैल्वर्सेन सिफिलिक रोग में के उपचार में किया जाता है, सल्फापिरिडिन, प्रोटीनसल और सल्फेनिल, एमाइड, पेनिसिलिन, एरिथ्रोमाइसिन, एमिनोग्लाइकोसाइड, टेट्रासाइक्लिन, ऑफ्लोक्सासिन और क्लोरोकफिनिडोल काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये एंटीबायोटिक्स हैं, ध्यान में रखना, एंटीबायोटिक्स हैं। ठीक है, नाम याद रखना बहुत ज़रूरी है। अब ब्रॉड स्पेक्ट्रम औषधि किसे बोलते हैं, जिसे विस्तृत या प्रतिजैविक औषधि, वह प्रतिजैविक औषधि जो एक साथ कई रोगों के लिए, मतलब अपने नाम से ही बोला जाता है ना कि ब्रॉड स्पेक्ट्रम, इसका स्पेक्ट्रम ब्रॉड है, तो ये एक साथ कई रोगों का निदान कर सकता है, इसे विस्तृत औषधि बोलते हैं। इसका उदाहरण क्या है? ऑफ्लोक्सासिन, बेंडोमाइसिन, क्लोरोरेम्फेनिडोल काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, नाम याद रखना। अब प्रतिरोधी अर्थात एंटीटॉक्सिक किसे बोलते हैं? वे रसायन जो सूक्ष्म वृद्धि को रोक देते हैं, उन्हें मार देते हैं, सूक्ष्म जीवों के वृद्धि को, परंतु जीवित ऊतकों पर विपरीत प्रभाव नहीं डालते, उन्हें प्रतिरोधी बोलते हैं। जैसे डेटॉल, टिंचर आयोडीन, सेफ्रामाइसिन, फ्यूरासिस। ठीक है, टिंचर आयोडीन क्या है? काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये कई बार पूछा जा चुका है। अल्कोहल और जल का मिश्रण जिसमें 2.3% आयोडीन होती है, इसे प्रतिरोधी बोलते हैं और इसी को बोलते हैं टिंचर आयोडीन। डेटॉल के घटक कभी कभी पूछता है कि डेटॉल में कौन कौन से घटक होते हैं। क्लोरोजाइलिनॉल और टप्रीनियोल, ठीक है, ध्यान में माफ़ कीजिएगा, क्लोरोजाइलिनॉल और टप्रीनियोल जो है डेटॉल के घटक होते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन अराइज हो सकता है माय डियर फ्रेंड। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विसंक्रामी या रोगाणुनाशी, जिसे क्वेश्चन भी पूछा गया था। डिसइंफेक्टेंट्स क्या है? ऐसे रसायन जैसे हम नहीं डेटॉल यूज करते हैं, फिनाइल यूज करते हैं, इनको सबको क्या बोलते हैं? विसंक्रामी, अर्थात ये इन्फेक्शन को रोकते हैं। वे रसायन जो सूक्ष्म जीवों को मार देते हैं परंतु जीवित ऊतकों पर इन्हें प्रयुक्त नहीं किया जाता है, इसे विसंक्रामी बोलते हैं। उदाहरण फिनॉल, सल्फर डाइऑक्साइड। सांद्रता में विपरीत करने से एक ही पदार्थ को प्रतिरोधी या रोगाणुरोधी के रूप में बदला जा सकता है। जैसे फिनॉल का 2% विलयन प्रतिरोधी, जबकि फिनॉल का 1% विलयन जो है रोगाणुनाशी का यूज कर सकते हैं, इसको बदल के। रोगाणुनाशी का उपयोग निर्जीव वस्तुओं पर किया जाता है, जैसे फर्श, दीवार, टॉयलेट, टाइल्स, शल्य चिकित्सा आदि में काम आने वाले जो है ये डिसइंफेक्टेंट्स हैं। ठीक है, अब देखिए जो हम कल पढ़ने वाले हैं डिटर्जेंट और स्पार्टम वगैरह से, मतलब जो स्वीटनर्स हैं उसे रिलेटेड क्या क्या पूछा गया था। ड्राई क्लीनिंग में उचित डिटर्जेंट के साथ प्रयोग होने वाली लिक्विफाइड गैस कौन सी है? साबुन में आमतौर पे विथियोनॉल का प्रयोग किया जाता है, किस कारण किया जाता है? निम्नलिखित में से कौन बियर फर्मेंटेशन में प्रयुक्त होता है? ये कुछ इंपॉर्टेंट्स क्वेश्चन थे जो AAO के पेपर में पूछे गए थे। तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप कि आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी। समझाने के लिए बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं इसमें, आपको मैक्सिमम चीज़ें इसमें याद करना है। मैं आपको कॉन्शियस कर दिया, आपके कॉन्शियस में डाल दिया कि ये चैप्टर अपने आप में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तो आप इसे 67वीं BPSC के लिए पढ़ के ही जाना माय डियर फ्रेंड। ठीक है,
आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए साइनिंग ऑफ, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।